नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सुनु कनौजिया। आज इस शो में बात करेंगे महाराष्ट्र में बीजेपी की चल रही मैराथन बैठक की। लोकसभा चुनाव में जो हाल हुआ उसके बाद इसका असर विधानसभा चुनाव में ना हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं वो लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। रविवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर देर रात तक बैठक चली। उसके बाद आज जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज भी जो चुनाव है उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस के बंगलो सागर पर एक बैठक होने वाली है। इसके अलावा पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार कई बैठकें हो चुकी है। आशीष शेलार के अध्यक्षता में कुछ बैठक हुई है और कुछ जो चंद्रकांत बावनकुले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्षता में कुछ मीटिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार मीटिंग हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में 3 सबसे बड़ी कौन कौन सी चुनौतियां हैं और इन मीटिंगों के जरिए इन चुनौतियों को बीजेपी कैसे खत्म करना चाहती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि इन मीटिंगों के अंदर हो क्या रहा है, इन मीटिंगों की इनसाइड स्टोरी क्या है, किस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। दरअसल देखा जाए तो 3 बड़े मुद्दे इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने हैं और इसी को लेकर मंथन इन बैठकों में चल रहा है। सबसे पहले सीट शेयरिंग का मुद्दा, उसके बाद लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है उस हार को जीत में कन्वर्ट करने का मंथन, और तीसरा सबसे बड़ा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को इस वक्त महाराष्ट्र से दूर रख रहे हैं और वो महाराष्ट्र में चुनाव में और कैंपेनिंग में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो ये बीजेपी के लिए टेंशन का विषय है। एक एक करके अब तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीट शेयरिंग की। देखिए, सीट शेयरिंग महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों के लिए सरदर्द बना हुआ है, लेकिन बात करेंगे महायुति की। महायुति में 3 पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और तीसरी अजीत पवार की एनसीपी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन तीनों पार्टियों के पास महाराष्ट्र में इस वक्त कितने विधायक हैं, क्या स्थिति है। बीजेपी 103 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना 38 विधायक उनके पास है और अजीत पवार की एनसीपी के पास 41 विधायक हैं। अब 1 साल पहले अगर चुनाव की स्थिति बनती तो हो सकता था कि सीट शेयरिंग को लेकर जो माथापच्ची इस वक्त बीजेपी कर रही है वो उसे कम करना पड़ता, क्योंकि 1 साल के पहले इस महायुति में 2 ही पार्टियां थी, एक एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। अगर उस स्थिति में आज बीजेपी होती तो सीट शेयरिंग का मुद्दा आसानी से खत्म हो गया रहता, लेकिन 1 साल पहले अजीत पवार को गठबंधन में लाया गया और गठबंधन में लाने के बाद अब सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो फंस चुका है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 160 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में उसने 160 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना ये कह रही है कि पिछले चुनाव में जब शिवसेना और बीजेपी, शिवसेना उस वक्त की जब टूटी नहीं थी, तो उस वक्त भी जो शिवसेना थी उसने 125 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो 125 सीटों की वो मांग कर रही है। अब इस गठबंधन में अजीत पवार की पार्टी आ चुकी है जो कम से कम 80 सीटों की मांग कर रही है। तो ऐसे में बीजेपी अगर कम सीटें लेती है तो बीजेपी को नुकसान होता है, अगर एकनाथ शिंदे कम सीटें लेते हैं तो एकनाथ शिंदे को नुकसान होता है, और अजीत पवार अगर कम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि उन्हें भी नुकसान हो। तो ये तीनों पार्टियां नहीं चाहती हैं कि अपनी सीटें किसी भी प्रकार से कम हो, और गठबंधन में यही चुनौती इस वक्त बीजेपी के सामने है, क्योंकि बीजेपी जो है वो इस गठबंधन को लीड कर रहा है। बीजेपी के लिए दूसरी खतरे की घंटी ये है कि कुछ दिनों पहले बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे आया है और ये सर्वे ये बता रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी को 55 से 65 सीटें मिल सकती हैं। तो बीजेपी इसको लेकर भी टेंशन में है। अब बीजेपी ऐसी स्थिति में है कि बीजेपी अपनी एक भी सीट जो है वो कम नहीं कर सकती है, यानी कि जो जितनी सीटों पर बीजेपी
2019 में चुनाव लड़ी थी उतनी सीटें तो बीजेपी लेकर ही रहेगी। लेकिन जो दूसरी सहयोगी पार्टियां हैं वो किस तरह से बीजेपी को इतनी सीटें देंगी, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने है। तो सीट शेयरिंग का मुद्दा लगातार हर एक मीटिंग में उठाया जा रहा है। हर एक मीटिंग में ये बात निकल के आ रही है कि सीट शेयरिंग कैसे होगी, कौन सी सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट को उतारेगी और स्थिति खराब हुई तो कौन सी सीटें बीजेपी छोड़ेगी। तो सीट शेयरिंग का मुद्दा इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव के हार को जीत में बदलने की। आपको बता दें कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो देवेंद्र फडणवीस ने पूरी जिम्मेदारी ली और देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस्तीफे की पेशकश करते हुए यह कहा कि मुझे पूरे तरह से विधानसभा चुनाव में कंसंट्रेट करना है ताकि इस हार को जीत में बदला जाए। अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती कहां से आ रही है? इस असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती आ रही है मराठवाड़ा और विदर्भ से। ये इलाके ऐसे हैं जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन मराठवाड़ा की अगर बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में मराठवाड़ा में बीजेपी ने अपने 4 कैंडिडेट उतारे और ये चारों के चारों कैंडिडेट हार गए। मराठवाड़ा 1996 से बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी के गद्दावर नेता इस चुनाव में हार गए। पंकजा मुंडे को बीड से उतारा था बीजेपी ने, पंकजा मुंडे हार गई। राव साहब दानवे जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स थे रेलवे के लिए, वो इस चुनाव में 1 लाख वोटों से हार गए। इसके अलावा सुधाकर शरंगरे लातूर से मैदान में उतारे गए थे, वो भी हार गए। ये भी 2 बार के एमपी थे। इसके अलावा प्रताप राव चिखलीकर ये नांदेड़ से उतरे थे, नांदेड़ से भी हार गए। नांदेड़ से आपको बता दें कि अशोक चौहान को इंपोर्ट करके कांग्रेस से बीजेपी में लाया गया था। नांदेड़ जो है वो अशोक चौहान का गढ़ था, लेकिन यहां पर भी बीजेपी जीत नहीं पाई। तो मराठवाड़ा में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, मराठवाड़ा और विदर्भ में। हालांकि विदर्भ की कुछ सीटें जीती, जिसमें नागपुर की सीटें आई है, इन सीटों पर जीत हासिल हुई है, लेकिन जो प्राइमरी जो सीटें हैं जो बीजेपी की गढ़ रही हैं वो सीटें हार चुकी हैं। अब विधानसभा चुनाव के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो इन 4 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, वहां पर अगर देख लिया जाए तो बीजेपी के कुल इस वक्त 17 विधायक हैं और इन सभी जो सीट्स हैं, यहां पर जो लोकसभा की सीट्स हैं, इन सभी सीटों पर बीजेपी हार चुकी है। लातूर, नांदेड़, हिंगोली, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, बरबनी, भीड़, जालना, यहां पर बीजेपी का लोकसभा का एमपी नहीं है। एक ही एमपी है, वो भी औरंगाबाद से, जो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी से है, संदीपन राव बुमरे। वो एक ही विधायक है महायुति से। तो बीजेपी के सामने अपने गढ़ में वापस से अपनी जीत हासिल करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस इलाके में बीजेपी को सिर्फ विपक्ष की तरफ से चैलेंज नहीं मिल रहा है, बल्कि बीजेपी के लिए यहां पर सबसे बड़ा सरदर्द जो बने हुए हैं वो है मनोज जरांगे पाटिल। मनोज जरांगे पाटिल पिछले 1.5 सालों से मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वो लगातार आरक्षण की मांग कर रहे हैं और उनके इस आरक्षण में यह देखा गया है कि सीधी सीधी टक्कर जो है वो बीजेपी से हो रही है। मनोज जरांगे पाटिल एकनाथ शिंदे के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, इतने तीखे तेवर नहीं अपनाते हैं। मनोज जरांगे पाटिल शरद पवार के लिए इतने तीखे तेवर नहीं आजमा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए, इन किसी के लिए भी मनोज जरांगे पाटिल जो है वो इतने तीखे तेवर नहीं अपनाते हैं जितना जो देवेंद्र फडणवीस है उनके लिए अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो मराठवाड़ा और विदर्भ का ये जो इलाका है, ये मराठा वोटर्स से काफी प्रभावित होता है और इस लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से मनोज जरांगे पाटिल फैक्टर ने बीजेपी को विदर्भ और मराठवाड़ा में झटका दिया है। तो बीजेपी के सामने अपने गढ़ में
वापस आकर चुनाव जीतने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देवेंद्र फडणवीस ने ये चैलेंज उठा तो लिया है, लेकिन किस तरह से इस चैलेंज को पार किया जाएगा ये देखना जरूरी है। रविवार को जो देवेंद्र फडणवीस के घर पर बैठक हुई थी, इसमें मराठवाड़ा और विदर्भ के जो नेता थे वो आए हुए थे। मराठवाड़ा में किस तरह से जीत हासिल की जाए, किस तरह से मराठवाड़ा को वापस अपने पास लाया जाए, किस तरह से मनोज जरांगे पाटिल को इस विधानसभा चुनाव में जो है पटकनी देने का काम किया जाए, इन सारी चीजों पर चर्चा रविवार को हुई है। और आज भी जब ये मीटिंग होगी तो आज भी इस मीटिंग में मराठवाड़ा और विदर्भ को लेकर चर्चा होगी। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के तीसरे सबसे बड़े टेंशन की, जिसकी चर्चा लगातार इस बैठक में की जा रही है, और वो चिंता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना चुनाव लड़ने की। आपको बता दें कि 2014 के बाद से ही लगातार ये देखा गया है कि कोई भी चुनाव हो, बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती आई है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में उतना एग्रेसिवली कैंपेन करने के लिए राजी नहीं है जितना पहले किया करते थे। तो बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि महाराष्ट्र बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस अपने चेहरे पर ये चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर आए। जो मीटिंग्स हो रही है उसमें ये स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि बीजेपी किस तरह से स्थानिक मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं महाराष्ट्र में आकर एग्रेसिवली कैंपेन करना चाहते हैं, इसका भी एक कारण है। पहला कारण ये कि जो इंटरनल सर्वे आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव होंगे तो महाराष्ट्र में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, यानी कि नतीजे जो है वो बीजेपी के जो उम्मीद है उनके विपरीत आ सकते हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव का असर विधानसभा चुनाव में देखने मिलेगा। और दूसरा ये कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन जिन सीटों पर कैंपेन किया था उनमें से अधिक सीटों पर बीजेपी हार गई। तो प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि ऐसे हालातों में जहां हार होने की ज्यादा संभावना है वहां जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कैंपेन करें। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्रेसिवली कैंपेन किया और फिर भी बीजेपी हार गई तो ये बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में तो झटका होगा, लेकिन एक नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री के करिश्मे को लेकर, प्रधानमंत्री के चार्म को लेकर, प्रधानमंत्री के एक ऑरा को लेकर सवाल उठने लगेगा। जो ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं चुनाव तो जीत कर ही आते हैं। तो अगर ऐसे हालातों में प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में चुनाव का प्रचार करने आते हैं और नतीजे विपरीत निकलते हैं तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को झटका लगे। और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाह रहे हैं कि वो इस चुनाव में महाराष्ट्र में एग्रेसिवली कैंपेन करें। तो इन बंद कमरों में जो भी मीटिंग हो रही है उन मीटिंग्स में बीजेपी जो है इन सारी चीजों की चर्चा कर रही है। अब देखना ही जरूरी है, जब सीट शेयरिंग को लेकर अलायंस पार्टी के जितनी भी पार्टियां जो हैं वो सामने आएंगी, एक साथ बैठेंगी, तो किसको कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन महाराष्ट्र में इस वक्त महायुति के लिए सीट शेयरिंग का मुद्दा काफी ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, किसको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर